बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपने जो होमोनाइड शब्द सुना और आपने ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में जान लिया है कि ये दो भाषाओं के दो शब्दों से मिलकर बना है। आपने पढ़ा अभी ऊपर अगले ही वीडियो में कि ये जो है आपके लातिनी और यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर ये आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द जो है वो बना है। लेकिन अब इस शब्द का मतलब अगर हम आपने ऊपर पढ़ा है, अगले वीडियो में पढ़ा है, तो आपको पता है कि शब्द का मतलब दक्षिणी वानर हो गया। ठीक है, दक्षिणी वानर तो ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इस शब्द को बनाया किसने है, उस व्यक्ति के नाम के बारे में हम पढ़ेंगे। उस व्यक्ति का नाम है ओल्डुवई गोर्ज। उस व्यक्ति का नाम क्या है? ओल्डुवई गोर्ज की खोज ओल्डुवई गोर्ज की खोज 17 जुलाई 1959 के अंतर्गत इसने इस शब्द का निर्माण किया। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम यहाँ पर एक होमोनाइड के बारे में अर्थ दे रखा है। ये हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश शब्द का प्रयोग किया जाता है। होमोनाइड बंदर से कई तरह से भिन्न होते हैं। होमोनॉइड बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है, उनकी पूंछ नहीं होती और होमोनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी इतनी ही लंबी होती है। ये दृश्य पूर्वी अफ्रीका, आपने फ़ोटो देख रहे हैं ये फ़ोटो, तो ये जो पूर्वी अफ्रीका है उसकी ओल्डुवई गोर्ज रिफ्ट घाटी का है। तो ये अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है बच्चों। ओल्डुवई गोर्ज रिफ्ट घाटी, गोर्ज रिफ्ट घाटी को कहते हैं। उनके इलाकों में से हैं जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह यहाँ पर पाए गए हैं। अफ्रीका के ओल्डुवई गोर्ज रिफ्ट घाटी में से दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। जहां अफ्रीका की ओल्डुवई गोर्ज रिफ्ट घाटी का है, जहां पर आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह मिले हैं। चित्र के बीच में पृथ्वी को भिन्न भिन्न सतह को दिखाइए और भिन्न भिन्न सतह को देखिए। इनमें से हर सतह भूवैज्ञानिक चरण को दर्शाती है। आप देख रहे हैं ये घाटी किस प्रकार से, घाटी के आप स्थिति को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो आदि मानव की कुछ साक्ष्य यहाँ पर मिले, इतिहास के चिन्ह कुछ यहाँ पर मिले हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ओल्डुवई गोर्ज की खोज, ये रिफ्ट घाटी दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका की जहाँ ये मिले हैं 17 जुलाई 1959 को यहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं आदि मानव के। तो आइए, ये खोपड़ी आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस की है, जिसका मतलब है दक्षिणी वानर। आइए पढ़ते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं आज। ओल्डुवई गोर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया। एक जर्मन तितली संग्राहक था जिसके द्वारा इसको खोजा गया, ओल्डुवई गोर्ज को। ओल्डुवई गोर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया। लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुवई नामक मेरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया। ये जो ओल्डुवई है ये मेरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ा, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया था। तो यहाँ ओल्डुवई आदमी का नाम है। आप घाटी का नाम तो हम जानते हैं, गोर्ज मतलब रिफ्ट घाटी है दक्षिण अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका की। लेकिन पूर्वी अफ्रीका की, लेकिन इन्होंने अपने शोध कार्य में मेरी और लुइस नाम के दो व्यक्तियों के साथ भी जुड़ गए, जिनके साथ इन्होंने शोध कार्य किया था। मेरी लीकी ने ओल्डुवई और लेतोली में पुरातत्वीय खुदाई कार्यों की देखभाल की थी और वहाँ की गई अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा था। लुइस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया है। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। चूँकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना ज़रूरी हो गया। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था। 7 सप्ताह जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूटूस के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी। बड़ी तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा मेरी को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। वहाँ सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे, अथवा किसी सांप ने डस लिया है जो कुत्तों की नज़र से बच निकला होगा। लैंड रोवर घाटी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मेरी कई बार मेरी की आवाज़ सुनी। वे बार बार पुकार रही थी। मैंने उसे पा लिया। मैंने
उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सिरदर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, पा लिया? अरे क्या पा लिया? क्या हुआ? क्या पा लिया? क्या चोट खा बैठी? मेरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम खोज रहे थे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए। तो ये एक लेख के जरिए खोज के बारे में उसने बताया है, जिसके अंदर हमने अध्ययन किया। उसके बाद आपने लास्ट में नीचे की लाइन में एक चीज़ पढ़ी थी कि प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है बच्चों। और इसकी विशेषताओं को जानने के लिए हम सकारात्मक प्रतिपुष्टि अवस्था के बारे में, व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, यानी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ये जो आदिमानव की जो खोज है वो विकसित हुई होगी। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सकारात्मक प्रतिपुष्टि फीडबैक व्यवस्था। किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित करते हुए तीर के निशान को हम देखेंगे और जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई है। सबसे पहले देखिए, मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि। आँखों से निगरानी, भोजन और तलाश, शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना, औजार बनाना, सीधे खड़े होकर चलना, औजार के इस्तेमाल के लिए बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, यानी उसके हाथ फ्री थे। उदाहरण देखिए, आप यहाँ पर समझ में आएगा कि उदाहरण के लिए 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। यानी जब वो अपने 2 पैरों पे चल रहा है, वैसे इसके चार है, 2 हाथ और 2 पैर। तो जब वो अपने 2 पैरों के बल चल रहा है तो उसके जो 2 हाथ है वो फ्री हो गए। तो उन 2 हाथों में वो अपने बच्चों को लेकर चल सकता है, बंदर, ठीक है। और या फिर वो कोई चीज़ उठा करके लेकर चल सकता है, तो वो फ्री हो गए उसके हाथ। जो जो हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, त्यों त्यों 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की उसकी कुशलता भी बढ़ गई। इसलिए विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने पर उसे लाभ मिला। साथ ही 4 पैरों की बजाय अब वो 2 पैरों पर चलने से उसकी शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय ये लाभ उल्टा हो गया। लेतोली जो है उसने बोला कि तंजानिया में मिले होमिनिड के पद चिन्हों के जीवाश्म को देखिए। इसके अनुभाग का आवरण हादार और इथोपिया से प्राप्त हड्डियों से जो जीवाश्म मिले, उनसे ये पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों से चलने लगे थे। आज के जो मानव है वो 2 पैरों से चलने लगे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले की बात है बच्चों। 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन, यानी बर्फ का जो एरिया है, हिम युग का प्रारंभ हो चुका था। जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण धीरे धीरे जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रोपिथेलिकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए। उनके स्थान पर दूसरी प्रजातियां आ गई और सूखी परिस्थितियों से आराम से रह सकती थी। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि, जीनस होमो जो वंश अपन ने ऊपर पढ़ा था, इनके पुराने प्रतिनिधि पाए गए, ठीक है। अब आप आगे देखिए, होमो की शब्द भाषा का शब्द है, आपको अब समझ में आ जाएगा। होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है और होमो का मतलब है आदमी। होमो का क्या मतलब है? प्राज्ञ मानव शब्द होमो का है, तो आदमी। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही शामिल है। तो होमो, पुरुष के लिए भी होमो ही शब्द का इस्तेमाल होगा और उसके स्त्री के लिए भी होमो ही बोला जाएगा। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस वो जो आपने खोपड़ी देखी थी सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव की, तो वो होमो इरेक्टस था। और होमो सेपियंस का मतलब है प्राज्ञ चिंतनशील मानव। जो आज का मानव है, चिंतनशील मानव है, वो होमो सेपियंस है। तो 3 भाग अपन ने पढ़े। होमो इरेक्टस यानी सीधे खड़े होकर के चलने वाला, पैरों के बल चलने वाला। होमो सेपियंस यानी जो चिंता करता है, प्राज्ञ मानव है, आधुनिक मानव कह सकते हो। और होमो हैबिलस, 3 मानव के बारे में हमने, वैज्ञानिकों ने मानव को बांटा है। होमो हैबिलस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया में मिले। इथोपिया आपका अफ्रीका में ही है और
इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त किए गए। आपने वो जो घाटी देखी थी रिफ्ट वेज ओल्डुवई, वहाँ से इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ये पहले नंबर का जो होमो हैबिलिस है उसके जीवाश्म मिले। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा सीधे खड़े होकर चलने वाला, तो सीधे खड़े होकर चलने वाले होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म हमें कहाँ मिले हैं? अफ्रीका में। तो होमो इरेक्टस जो कि सीधे पैरों के बल चलने वाला था, तो इसके प्राचीनतम अफ्रीका और एशिया में होमो इरेक्टस के हमें जीवाश्म मिले। यह था कुबीफोरा और पश्चिमी केन्या मोड जोकिर्तो और संगरीन तथा जावा आदि में हमें होमो इरेक्टस के जो है वो प्राचीनतम अवशेष यहाँ पर मिले। उसके बाद आप आगे देखिए, एशिया में पाए जाने वाले जीवाश्म अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवाश्मों की तुलना में बाद के काल के थे। ठीक है, एशिया में पाए जाने वाले जीवाश्म अफ्रीका में पाए जाने वाले, यानी सबसे पहले आपको ऊपर आपने पढ़ा है कि सबसे पहले जो जीवाश्म है वो अफ्रीका में पाए गए होमो के, तो अफ्रीका के बाद एशिया में पाए गए, ये बात समझ लेना आप। इसलिए ये अधिकतर संभव है कि होमोनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण और पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले ये होमोनिड के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। ये प्रजातियाँ लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही है। ठीक है, 10 लाख वर्ष तक जीवित रही है ऐसा माना जाता है। अब आप अफ्रीका का ये देख सकते हैं मानचित्र, भूमध्य सागर, मोरक्को और सूडान, इथोपिया आपने भी पढ़ा था। तो आपने कहाँ पढ़ा था इथोपिया? ऊपर देखो फिर से पैराग्राफ में, यहाँ पर आपके इथोपिया में, यहाँ पर आपके ओमो और तंजानिया में आपको होमो हैबिलिस के जीवाश्म आपको इथोपिया में मिले हैं। ठीक है, तंजानिया ये आपका ये रहा, तो तंजानिया और ओमो में मिले हैं आपके होमो हैबिलिस के जीवाश्म। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा दूसरे नाम, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आप ये देखिए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी ही देख रहे हैं आप, नीचे भी इरिट्रिया ये कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य भी आप देख रहे हैं, मध्य अफ्रीकी गणराज्य आप देख रहे हैं, तंजानिया आप नीचे देख रहे हैं, इथोपिया आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर हमें जो है ये होमो हैबिलिस के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, फिर आप नीचे देखिए, तो 20 से 15 लाख वर्ष पहले ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष तक जीवित रही थी ऐसा माना गया। ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये शिल्प आकृतियां बनी हुई हैं और किस प्रकार जीवाश्म जो है वो चूने के पत्थरों से चिपके हुए हमें मिले हैं। इनमें लोग शिल्प आकृतियों सहित क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्प आकृतियां मिली हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग से अलग दिखाई पड़ते हैं। जिन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ शिल्प आकृतियां कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई है। ये भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमोनिड और अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ एक साथ निवास होते थे। चित्र में आप देख सकते हैं कि ये कैसे होता था। 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले गुफाओं और खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया था। गुफाओं में और खुले निवास में ये रहना शुरू हो चुके हैं, जानवर और मनुष्य दोनों ही। इसके साक्ष्य हमें, खुले में रहने के साक्ष्य हमें यूरोप में मिले। ठीक है, दक्षिण फ्रांस में स्थित लेज़रेट गुफा की दीवार के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये आप चित्र देखिए, पेड़ों पर होमोनिड रहते थे और पेड़ों पर अन्य स्तनपायी, पेड़ों पर भरण पोषण करता हुआ तेंदुआ, उल्लू, मांसभक्षी लाते हुए हड्डियां, भरण पोषण करते हुए काटते हुए हड्डियां, होमोनिड लाते हुए, गैर होमोनिड स्तनपायी वस्तुओं को इधर उधर घुमाते हुए, और बाढ़ के वक्त भरण पोषण करते हुए मगरमच्छ। होमोनिड निष्कासित हुए, पत्थर और हड्डियां इनकी बच गई, चबाना, हड्डियां अपमार्जक निकालते हुए। तो ये इस प्रकार एक जो है पुरातत्वविदों का ये सुझाव है कि पूर्व होमोनिड भी होमोस हैबिलिस की तरह स्थान विशेष पर पाई गई खाद्य सामग्री को खा लेते थे, अलग अलग स्थानों पर सोते थे, ज़्यादातर समय पर पेड़ों पर बिताते थे। ऐसे यहाँ पर कई प्रश्न उठते हैं, जहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसे पहुँची होगी, खुदाई के लिए जहाँ पर मिली है वहाँ हड्डियाँ कैसे पहुँची, ये पत्थर कैसे यहाँ पहुँचे, क्या हड्डियाँ अक्षुण्ण रही होगी, इसके बारे में हमारे पुरातत्वविदों के दिमाग में भी कई प्रश्न है। ठीक है,
उसके बाद देखिए कि कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नाम उन स्थानों के आधार पर किया गया जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सबसे पहले मिले। जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, जबकि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरलेथिस श्रेणी में रखा गया। तो हाइडलबर्ग, जर्मनी का हाइडलबर्ग शहर में मिले तो जीवाश्मों को होमो हाइडल नाम दे दिया, बर्गेसिस। ठीक है। और निएंडर क्षेत्र में, निएंडर घाटी में मिले तो निएंडरथेल्सिस जीवाश्म नाम रख दिया गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस, तो होमो हाइडलबर्गेसिस जो है वो यूरोप में भी मिले और होमो निएंडरथेलिसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस प्रजाति के हैं और हाइडलबर्ग लगभग 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले हुए थे। इनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाए गए। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष तक जो है यूरोप और कहाँ पर मिले हैं, यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। ये पश्चिमी यूरोप में 35,000 वर्ष पहले अचानक से ख़त्म हो चुके थे। ठीक है। तो हमने इसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद आप देखो